जो सीरीन कनेक्ट को यूज करते हैं उसमें आ जाते हैं एटीएम, ठीक है। एटीएम में इस तरह से रखना है कि ए इज फॉर द एक्टिवेंस, ठीक है। एक्टिवेंस यहाँ पे सीरीन कनेक्ट रिसेप्टर को यूज करते हैं। टी से रिमेंबर कि आपके जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, टीजीएफ बीटा आ जाता है। एम से मोलिरिन इमिटिंग सब्सटेंस। तो ये जो तीन है बड़े यूनिक से हार्मोन, एक्टिवेंस, टीजीएफ बीटा और जो मोलिरिन इमिटिंग सब्सटेंस है, ये सीरीन कनेक्ट रिसेप्टर यूज करते हैं। अच्छा, अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन है ये बहुत डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है बायोकेम में, तो अगर आप ये कर लेंगे इतना मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप कर लो, ठीक है। जो हार्मोन सेल को एंटर करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि आपको पता है जो हार्मोन सेल के अंदर एंटर कर गए वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर देंगे। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं सेल के अंदर और वो बाइंड करते हैं एक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जब अंदर आता है पहले वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। उसके एक्टिवेशन में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन को 5 अल्फा रिडक्टेज कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। कुछ सेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के तौर पे क्या करता है, कुछ सेल्स के अंदर उसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय द 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। तो ये उसका एक एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। तो हमने कहा कि एक्टिवेशन प्रोसेस में जो जिसमें ये एक्टिवेट हो रहा है उसमें साइज भी चेंज आ सकता है, उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आ सकता है, उसकी सर्विस भी चेंज आ सकता है। अब ये जो आपका एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, ये जो आके बाइंड करता है डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पर, जो कि थोड़ा सा आपके पास जो उस रिसेप्टर की जीन होती है उससे 5 प्राइम एंड से थोड़ा सा लिटिल अवे होता है, ठीक है। सो ये आपके पास जो भी हार्मोन आके उस पर बाइंड करेगा, तो जैसे ही वो उस पर बाइंड करेगा तो इसमें क्या होगा कि आपके पास स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो होगी उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने कहा कि इसके अलावा एक और साइड होती है जो कि वो कहते हैं कि 3 प्राइम एंड और जो आपके पास 5 प्राइम होता है एचआरई का हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड के बिटवीन होती है, विच विल गिव अटैचमेंट टू द आरएनए पॉलीमरेज 2, जो कि ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करेगा। और हमने कहा था कि स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए जो है उससे बनेंगे। उसके अलावा को एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं। अगर को एक्टिवेटर्स बाइंड करते हैं ना डीएनए के ऊपर, तो फिर प्रोमोटर, हमने कहा था कि वो आपके पास अगर को एक्टिवेटर्स बाइंड करते हैं तो वो यूजुअली उस साइड पे हम कहते हैं कि उसको हम प्रोमोटर एलिमेंट कहते हैं। अगर आपके पास को एक्टिवेटर्स बाइंड करेंगे तो आप जानते हैं कि जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है एक्टिवेट होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास वहाँ पे जाके को रिप्रेसर्स बाइंड करें। अगर को रिप्रेसेस बाइंड करते हैं तो जीन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है। अब हमने कहा कि कुछ होता है एक्सेसरी फैक्टर्स जो कि रेगुलेट करते हैं। आपको पता है कि जो को एक्टिवेटर्स हैं या जो को रिप्रेसेस हैं, को एक्टिवेटर्स ने या तो एक्टिवेट करना है ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। अगर वो उस हमने कहा था कि 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड जो एचआरई है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है उसके 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड के दरमियान अगर बाइंड कर जाए तो या तो को एक्टिवेटर्स ने इसको प्रोमोटर एलिमेंट पर बाइंड करके या तो एक्टिवेट करना होता है, या फिर को रिप्रेसेस ने प्रोमोटर एलिमेंट पर बाइंड करके उसको इनहिबिट करना होता है। तो रिसर्च वो कहती है कि आपके पास कुछ एक्सेसरी फैक्टर्स होते हैं, वो एक्सेसरी फैक्टर्स और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और आपका जो हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट होता है ना, ये मिलकर एक हार्मोन रिस्पॉन्स यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो आपकी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमने कहा कि सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अब डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब होता ये है कि आपके पास सबसे पहले बात कर रहे हैं साइक्लिक एएमपी के सेकंड मैसेंजर्स की। साइक्लिक एएमपी जो होते हैं, हमने कहा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि जब एड्रेनालिन जो है वो अपने बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आ करता है। हमने कहा था कि जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अल्फा 2 वाले थे जो कि ये चीज़ आपने रखनी है कि आपके जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना वो साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जो आपके अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करके काम करते हैं, ठीक है। और होते हैं अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वो आपके पास कैल्शियम या फिर फॉस्फो इनोसिटाइड्स को यूज करते हैं, ठीक है। फॉस्फोइनोसिटाइड 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट को यूज करते हैं। याद रखना है कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करके काम करते हैं, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करके काम करते हैं, अल्फा 1 वाले एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कैल्शियम या फॉस्फोइनोसिटाइड्स के तौर पे उसको यूज करके एज ए सेकंड मैसेंजर काम करते हैं। अच्छा, अब हम साइक्लिक एएमपी के बारे में बात करेंगे। हमने कहा यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें सबसे पहले मैकेनिज्म बढ़िया है जो कि रिसेप्टर्स का हार्मोन्स का अपने रिसेप्टर्स के इंट्रासेलुलर एलिमेंट में बाइंड करके होता है। और हम पढ़ने लगे हैं हार्मोन्स जो कि एक्ट करते हैं बस इन द सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जिसमें साइक्लिक एएमपी में आ जाता है। अच्छा, जो साइक्लिक एएमपी होता है ना वो हमने कहा था कि वो उसके एड्रेनालिन की हम एग्जांपल लेते हैं कि वो अपने बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो कि हेपाटोसाइट पे होता है या मसल पे होता है। अब बेसिकली द रिसेप्टर ओवर हियर इज अ सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होता है जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करता है एक स्नेक की तरह, स्पैन करता है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम जो है वो आपकी मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं, या उसको हम उसको एक और भी रिसेप्टर कहते हैं 7 मेम्ब्रेन फास्ट रिसेप्टर होता है, दैट इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि उसके साथ जी प्रोटीन कपल होती है। उस रिसेप्टर के साथ जो एक्टिवेट हुआ होता है तो जीटीपी बाइंड हुई होती है, इनएक्टिवेट होता है तो जीडीपी बाइंड होता है। अब सीक्वेंस इवेंट कुछ ऐसा होता है कि एड्रेनालिन आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो आपके पास ऑक्यूपाइड रिसेप्टर बन जाता है, ठीक है। उसको ऑक्यूपाइड रिसेप्टर कहते हैं। ऑक्यूपाइड रिसेप्टर जो है वो क्या करता है कि वो एक्टिवेट करेगा एड्रेनालेट साइक्लेज को। एड्रेनालेट साइक्लेज और भी तरीकों से एक्टिवेट होता है, उसको एक्टिवेट करेगा, आपके पास एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में। तब एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास जी प्रोटीन में एक ऐसा चेंज आएगा। जी प्रोटीन में 3 सबयूंट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा और गामा सबयूंट्स होते हैं वो हो
चले जाएंगे अलहदा, और आपके पास जो अल्फा सब यूनिट हो जाएगा उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी आपके पास एक यानी कि जब साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होगा तो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी जीटीपी। नॉर्मली जीडीपी बाइंड होती है, जब साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होता है ना आपके पास बहुत ज्यादा बनता है, तो जीडीपी के बजाय अल्फा सब यूनिट के साथ एसोसिएट हो जाएगा जीटीपी, आपके पास बन जाएगा जीएस अल्फा। जीएस का मतलब है जी स्टिमुलेटरी, और जीएस अल्फा के साथ आपके पास जो जीडीपी बाइंड हुआ था तो वो आपके पास होता है एक्टिवेटेड। ऑन रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द ऑक्यूपाइड रिसेप्टर, जीडीपी बाउंड विद द सब यूनिट ऑन द जीएस इज रिप्लेस्ड बाय द जीटीपी एंड दिस विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द जीएस। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि आपके पास जो यूनिट बनेगा उसको कहेंगे जीएस अल्फा। आफ्टर डूइंग द जॉब द जीएस अल्फा बाय वर्च्यू ऑफ द इंट्रिंसिक जीटीपीज एक्टिविटी वो दोबारा से हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, तो जीएस अल्फा के अंदर अपनी इंट्रिंसिक जीटीपी एक्टिविटी होती है, जब वो अपना काम कर लेगा तो जो जीएस अल्फा होता है जिसके साथ जीडीपी बना हुआ होता है वो आपके पास दोबारा से अपने आपको जीडीपी के साथ बाइंड कर लेता है, और आपके पास जो हार्मोन होता है वो अपने उस फॉर्म में दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ कि जो सीएमपी होता है ना उसके हार्मोनल में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, और यहाँ पे उसको इंसुलिन एडेनिन और ग्लूकागोन के जब हम मैकेनिज्म स्टडी किए थे उस हिसाब से देखा गया था। अब जो साइक्लिक एमपी होता है वो साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसमें कहते हैं कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लिक एमपी होते हैं जो कि बाइंड करते हैं किसी भी इनएक्टिव एंजाइम के साथ, उसको एक्टिवेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि जब हमने फॉस्फोराइलेज बी कनेज की बात की थी, जो फॉस्फोराइलेज बी कनेज होते हैं वो अपनी एक्टिवेशन के लिए साइक्लिक एमपी का मैकेनिज्म यूज करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, होता क्या है कि आपके पास प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, वो फॉस्फोराइलेज काइनेज बी को फॉस्फोराइलेज बी कनेज को एक्टिवेट करता है। फॉस्फोराइलेज बी कनेज जो होता है वो अक्सर एक्टिवेट करता है फॉस्फोराइलेज बी को इनटू फॉस्फोराइलेज ए, जो किसकी एक्टिव फॉर्म होती है। यूजुअली जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस होते हैं ना, जब वो फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो वो यूजुअली सीरीन या थ्रियोनिन रेजिड्यूज पे करते हैं, जिस वजह को हम सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस भी कहते हैं। अच्छा, जब फॉस्फोराइलेज बी होता है कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोराइलेज ए में, तो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है, और फिर आपके पास जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक एमपी को हमने टर्न ऑफ कैसे करना है। तो साइक्लिक एमपी को टर्न ऑफ हार्मोन होता है या एंजाइम होता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज साइक्लिक एमपी को 5 प्राइम एमपी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन कुछ आपके पास होते हैं जो कॉफी के अंदर या फिर आपके पास चाय के अंदर थियोफाइलिन होता है, कैफीन और थियोफाइलिन के अंदर होता है मिथाइल ज़ैंथीन्स। मिथाइल ज़ैंथीन्स आर द इनहिबिटर्स ऑफ द साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज, जिसकी वजह से आपके पास साइक्लिक एमपी का जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग रहता है। अब जिस तरह से हमने जीएस की बात की, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि जी इनहिबिटरी होते हैं। हमने 4 ऐसे हार्मोन्स की बात की जो कि जी इनहिबिटरी को यूज करते हैं। यू हैव द एंजियोटेंसिन 2, यू हैव द प्रोस्टाग्लैंडिन E1, यू हैव द अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, और इसके अलावा एक और था आपके एंजियोटेंसिन 2 था, और हाँ सोमैटोस्टैटिन था। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, सोमैटोस्टैटिन, एंजियोटेंसिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और आपके जो अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं जी इनहिबिटरी को, वो इनहिबिटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि डबल मोनो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो PGE1 होता है। ठीक है, PGE1 आपके पास जब होता है वो साइक्लिक एमपी के तौर पे भी आकर जाता है। PGE1 जो होता है वो आपके पास हमने कहा था ना कि देखो कि अल्फा, बट इन केस ऑफ द अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एडेनिन एक्ट बाय डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एमपी। इन द सेम वे PGE एक्ट्स अपॉन द एडिपोसाइट्स टू डिक्रीज द लिपोसाइट्स बाय इनहिबिटिंग द, बट इन सर्टेन केसेस हमने कहा था कि ये इंक्रीज करता है साइक्लिक एमपी को। डिफरेंट हार्मोन जो है वो आपके पास ये भी हो सकता है कि एक हार्मोन जो है वो डिफरेंट एक्शन के थ्रू परफॉर्म करे। अच्छा, जो जीएमपी को यूज करता है ना उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से होता है आपके पास कि देखो दीज हार्मोन्स होते हैं ना वो स्टिमुलेट करते हैं ग्वानालेट साइक्लिस को। ठीक है, ग्वानालेट साइक्लिस के 2 आइसोजाइम्स होते हैं, एक होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, एक होती है जो कि साइटोसोल के अंदर होता है। जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है जब उसके साथ आके आपके पास रिसेप्टर उसके आप पे रिसेप्टर कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्यूपाइड रिसेप्टर। और ऑक्यूपाइड रिसेप्टर से क्या होता है कि आपके पास जो ग्वानालेट साइक्लिस होता है वो साइक्लिक जीएमपी जो है उसकी फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, और ये आपके पास होता है एएनपी के केस में। एएनपी के केस में आपके पास जो आइसोजाइम होता है ग्वानालेट साइक्लिस का वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुआ होता है। लेकिन इन द केस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें होता है कि आपके पास जो आइसोजाइम होता है वो साइटोसोल के अंदर होता है। जब आपके पास आर्जिनिन पे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस करते हैं तो आपके पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है जो कि डिफरेंट सेल से डिफ्यूज करके आ जाती है ग्वानालेट साइक्लिस पर, उसकी हीम ग्रुप से बाइंड करती है। जब उसकी हीम ग्रुप से बाइंड करती है ना तो इससे क्या होता है कि आपके पास साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होता है और आपके पास ये सारा मैकेनिज्म होता है। तो आपने रखना है कि वो आइसोजाइम जो कि साइटोसोल में होता है वो नाइट्रिक गैस को रिस्पॉन्ड करता है, जो सेल मेम्ब्रेन पे होता है वो आपके पास एएनपी को रिस्पॉन्ड करता है। और उसमें भी यही होता है कि आपके पास जो जीएमपी होता है ना, यानी कि आपके पास जो साइक्लिक जीएमपी होता है वो 5 प्राइम जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है जब उस पर साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्ट्रेज एक्ट करता है। अब कौन से हार्मोन्स हैं जो कि आपके पास 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट या कैल्शियम को यूज करते हैं। आपके पास होता ही है कि जब आपके पास एक होता है ना कि आपके होते हैं ऐसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि फॉस्फोलाइपेज सी से एसोसिएट होता है। जब उनके ऊपर आके कोई भी हार्मोन जो इस एक्शन के थ्रू काम करता है बाइंड करता है ऑक्यूपाइड रिसेप्टर बनता है। ऑक्यूपाइड रिसेप्टर से फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होता है। फॉस्फोलाइपेज सी फॉस्फोडिडाइलइनोसिटोल बाइफॉस्फेट को या बिसफॉस्फेट को फॉस्फोडिडाइलइनोसिटोल बिसफॉस्फेट को क्लीव करता है इनटू दी 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डाइसाइक्लिसरॉल। अब 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट क्या करता है कि कैल्शियम आयनोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं 1,4,5 गेटेड कैल्शियम चैनल्स, इससे कैल्शियम रिलीज होता है। जब कैल्शियम रिलीज होता है इसके अलावा ये भी होता है कि फॉस्फोलाइपेज सी दो चीज़ें करते हैं कि एक तो आपके पास ये चीज़ें क्योंकि उसने क्या नाम है
क्या नाम है फॉस्फोटाडाइइनोसिटोल बिसफॉस्फेट को एक तो उसने क्लीव किया 145 ट्राइफॉस्फेट और डाइसाइक्लोसोल ने। इसके अलावा वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करते हैं। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। तो एक तो आपके पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, जो आपके पास 145 गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, इनोसिटोल 145 गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं। उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो गए। आपके पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो आपके पास कैल्शियम कैल मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब कुछ ये भी होता है कि आपके पास फॉस्फोलिपिड सी जो है वो प्रोटीन काइनेज सी को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो जो डाइसाइक्लिसरोल होता है एक्चुअली, डाइसाइक्लिसरोल जो होता है ना, जो कि फॉस्फोलिपिड सी ने एक्टिवेट किया, वो डाइसाइक्लिसरोल एक्चुअली प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। डाइसाइक्लिसरोल और प्रोटीन काइनेज सी मिलकर जो है वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करते हैं। एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो फॉस्फोलिपिड सी होता है ना, ठीक है, डाइसाइक्लिसरोल लीज बाय द फॉस्फोलिपिड सी आल्सो एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर, और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को। और प्रोटीन काइनेज सी जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स की, डिफरेंट एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो आपके पास एक्चुअली कैल्शियम कैल मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स मिलकर और प्रोटीन काइनेज सी मिलकर डिफरेंट हार्मोन्स की, डिफरेंट एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करते हैं। उसमें कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि ये मैकेनिज्म यूज करते हैं? एडेनाइड साइक्लेज, ग्वानाइड साइक्लेज, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटापेजेस, जो आपके पास साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडेस्ट्रेज है जो कि इनको इनएक्टिवेट कर रहा है एडेनाइलेट और ग्वानाइलेट को, वो भी इसी से एक्टिवेट होता है, ठीक है, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडेस्ट्रेज। इसके अलावा आपके पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरॉल सिंथेज, एनएडी काइनेज, माइसिन काइनेज, फॉस्फोलिपिडेज A2, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और पायरुवेट काइनेज, ये सारे के सारे जो है वो इस मैकेनिज्म से काम करते हैं। हार्मोन्स हमने कहा था। उसके बाद अब तीसरा जो मैकेनिज्म आ गया वो मैंने ये कहा था कि हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, वो हार्मोन्स जो कि प्रोटीन काइनेज कैस्केड के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। अब इन हार्मोन में कहते हैं कि जो हार्मोन्स प्रोटीन काइनेज कैस्केड के थ्रू एक्टिवेट करने में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा रिसेप्टर, जिसमें हमने इंसुलिन रिसेप्टर्स पढ़े थे। इनके अंदर आपस में डाइसल्फाइड होता है। हमने कहा था कि इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर भी कुछ हार्मोनल एक्टिविटी होती है। जब इंसुलिन आके बाइंड करता है तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसकी ऑटो फॉस्फोरेशन होती है, वो अपने ही खुद के टायरोसिन रेजिड्यू की फॉस्फोरेशन करता है, ठीक है। हमने कहा था कि जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं हार्मोन रेगुलेटेड प्रोटीन काइनेजेस। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो अपने खुद के टायरोसिन रेजिड्यू की फॉस्फोरेशन करते हैं, जिसको हम ऑटो फॉस्फोरेशन कहते हैं। कुछ ऐसे भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि या तो खुद एज अ टायरोसिन काइनेज एक्ट करें या फिर अपने किसी बहुत ही ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज की फॉस्फोरेशन करें। तो इस तरह के हार्मोन्स को हम कहते हैं कि वो हार्मोन्स जो है वो एक प्रोटीन काइनेज केस के थ्रू, प्रोटीन काइनेज जो है ना कैस्केड से एक्टिवेटेड हुए होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल हमने देख ली थी कि जो प्रोटीन काइनेज कैस्केड से एक्टिवेट होते हैं, उसमें हमने सीरीन की बताई थी। जो सीरीन काइनेज थे, सीरीन काइनेज में कहा था कि आपके पास एटीएम है, एटीएम में ए वाज एक्टिवेंस, देन टीजीएफ बीटा, और एम से देयर वाज दी एमआईएस। और जो आपके पास टायरोसिन काइनेज थे वो हमने बता दिया, टायरोसिन काइनेज में जितने ग्रोथ फैक्टर्स थे, और आपके पास जो साइटो जीपीसीआर वाले तो थे। इसके अलावा साइटोसिन रिसेप्टर काइनेज जो कैस्केड यूज करते हैं, साइटोसिन में हमने ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन की बात की थी।